हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 8th क्लास का है, हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लोग सब जानते हैं, सुना भी है और गांव के लोगों के बारे में भी सुना होगा ऐसे कहानियाँ। तो उसको हम आज रियल लाइफ में पढ़ने वाले हैं। कैसा टॉपिक है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ये 8th क्लास का हिस्ट्री का टॉपिक है, 5th नंबर का, 5 नंबर का अध्याय है। इसको हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है बच्चों, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या आया और फ्यूचर में इसके बाद में क्या क्या चेंजेज हुए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम नोट्स के थ्रू आपको इसको समझाने वाले हैं, तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान देना है। 1857 टाइम कब का है भाई? 1857 का है। और हम इससे पहले थोड़ी सी आपको कहानी सुना देते हैं कि 1857 से पहले 100 ईयर तक ब्रिटिशर्स ने क्या क्या काम किया था हमारे लिए। 1857, ठीक है भाई। अब इससे आप क्या देना, बैक जाइए कब, 1757। नाम सुना होगा, इतना आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 8th क्लास में स्टार्टिंग में। नहीं पढ़ा तो आज इधर ध्यान दे लीजिए। हम कब बात कर रहे हैं? 1857। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप लोग अच्छे से क्या करना, ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दो, 1757 में क्या हुआ? प्लासी का वॉर हुआ। नाम सुना प्लासी? आपको आगे खांसी, नाम क्या? प्लासी। कौन सा? प्लासी का बैटल हुआ था और उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? वॉर जीत लिया और सिराजुद्दौला जो बंगाल का क्या था, नवाब था, उसको हरा दिया था। तो फर्स्ट लड़ाई में कौन? अंग्रेज जीत गए। उसके बाद में क्या होता है? पानीपत का 3rd बैटल होता है, जो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। उसमें भी क्या होता है? मराठा हार जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मराठा क्या कर रहे थे? हार गए। और उस समय की भारत की सबसे सुप्रीम पावर, सबसे स्ट्रॉन्ग लड़ाका मराठा थे और वो हार गए। और उसके बाद में होता है 1764 में कौन सा वॉर हुआ? 64 में होता है 1764 बक्सर की लड़ाई होती है। उसमें भी क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जीत गए और दिल्ली, अवध और बंगाल तीनों जो कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से लड़ रही थी, वो हार गई। तो ये हर घटना होने के बाद में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या किया? पूरे बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर ये कंटिन्यू काम करते रहे। और उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा था? 3 पढ़ा था, जहाँ रूरल एरियाज पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कंट्रोल किया। कब? ये आपने नाम सुना होगा, 1793 में क्या किया? एक परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे। जो पीसेंट्स थे, किसान थे, उनके लिए सुधार किया था। फिर उन्होंने क्या किया? मोनरो सिस्टम लेके आया था मद्रास में, वो भी सुना। ब्रिटिशर ने क्या किया? कंट्री साइड एरिया पर धीरे धीरे कंट्रोल किया और एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिफॉर्म वगैरह किए। और उसके बाद में हमने पढ़ा 4th नंबर चैप्टर कौन सा, जिसमें हम पढ़े थे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में और बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कशन किया था। ये चैप्टर होने के बाद में, ये पूरा सिनेरियो घटने के बाद में, ये घटना कहाँ से स्टार्ट होती है? 1757 से लेकर 1857 तक का टाइम आ गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा क्या हो गया, इंडियन लोगों को नॉलेज हो गया ब्रिटिशर्स एक्चुअल में हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। आए थे किसके लिए? ट्रेड के लिए। लेकिन क्या करने लग गए? इन लोगों ने ट्रेड टू टेरिटरी पे चले गए थे और पूरा अपना सिस्टम क्या किया? ब्रिटेन का कॉलोनियन किसको बना दिया? इंडिया को। इसलिए हम इसको कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये सब होने के बाद में आगे हम बता रहे क्या क्या होने वाला। ये आपको पिक्चर दिख रहा था, ये 1857 का रिबेल का पिक्चर है, जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर से वॉर कर रहे हैं। विशेषकर इंडियन जो सोल्जर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, वो मैक्सिमम सोल्जर्स में काम कर रहे थे, उनकी फाइटिंग दिखा रहा है। अब यहाँ टॉपिक क्या दिया? बगावत करती है। जनता बगावत क्यों करेगी भाई? जब जनता को क्या है, आराम से काम चल रहा है, उसका जो रूलर है, शासक है, वो क्या कर रहा है? जनता की हेल्प कर रहा है और जनता को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहा है, तब तो बगावत नहीं करेगी, तब तो क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आपका रूलर ही क्या करता है? आपको शोषण करने लग जाता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो हम क्या करेंगे? एक दिन अब बगावत हमें करना पड़ेगी। उस बगावत का ही नाम क्या दिया हमने? इंग्लिश में बोलते हैं रिबेल। समझाया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिबेल। तो ये हमें ध्यान देना है। और
वीर सावरकर नाम सुना होगा, उसने फर्स्ट टाइम क्या लगी बुक्स लगी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने दर्जा दिया। इतना समझे तो इसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या? 1857 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग क्या बनाई, पॉलिसीज बनाई, और इंडियन लोगों को उसके ऊपर कुछ अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, और टैक्स वगैरह सब बढ़ा दिया। चाहे वो फार्मर हो, सिपाही हो, या फिर लेबर के रूम हो, या फिर लैंड होल्डर या रूलर, राजा, कुछ भी। ब्रिटिश धीरे धीरे पावर अपने पास आती गई और उसका पावर का मिसयूज करते गए। हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने नहीं चलाया। मन मर्जी से चलाएंगे तो क्या होगा, एक दिन रिबेल होना कन्फर्म है। तो सिपाही, एक पिक्चर दे रखी, सिपाही एंड पीसेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवॉल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया 1857। अब यहाँ क्या करे, सिपाही और पीसेंट, मतलब क्या होगा, विद्रोही कौन है, सैनिक और किसान लोग हैं, वो फोर्स क्या करे, इकट्ठा करे और धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, रिवोल्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये स्प्रेड हुआ, मतलब इसका विस्तार कहाँ तक हो गया था, इंडिया वाले पार्ट जो नॉर्थ का है, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, ये पूरे एरिया में क्या हुआ, इसका सिपाही विद्रोह का विस्तार हो गया था। समझ रहे ना। तो ये 1857 का एक घटनाक्रम है, उसको बता रहा है। अब नेक्स्ट पेज भी आपके सामने नोट्स है, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा नोट्स आराम से अपने नोटबुक में लिखते जाइए, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या देगा, नवाबों ने अपनी सत्ता खो दी। नवाब का मतलब क्या हुआ, जो बंगाल का नवाब नाम सुना है, इट मीन्स रूलर, शासक, उसको बंगाल में नवाब के नाम से जाना था। अब नवाब ने अपनी सत्ता खो दी। मैंने आपको पहले ही बताया प्लासी का वॉर कब, ये डेट याद रखो, मतलब 1857 की क्रांति से 100 ईयर पीछे जाना, बैक जाना है, तब आपको घटना याद आएगी। सिराजुद्दौला के साथ में जो वॉर होता है उसमें प्लासी का वॉर। अब यहाँ से लेकर 1857 100 वर्ष में बहुत सारा क्या हुआ, हिस्ट्री का सिनेरियो चेंज हो गया। और ये नवाब जो आराम से मस्ती करते थे, अपने मनमर्जी से रहते थे और जनता की भलाई का काम भी करते थे और अपना रूल भी चलाते थे, जो भी उनका सिस्टम था। लेकिन इस सिस्टम को उन्होंने क्या कहा, हाथ से जाने दे दिया। मजबूरी में गया, उनको जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि ब्रिटिश ने धीरे धीरे उनको लालच दे के, आपस में फूट डाल के, कैसे भी करके इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और सत्ता किसके पास में आ गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। पावर, मनी किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। सत्ता किसके हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में। तो हम लोग क्या, खाली हाथ। तब हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। सिंस दैट मिंट 19th century, नवाब एंड राजाज ग्रेजुअली लॉस्ट दियर अथॉरिटी एंड ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपनी सत्ता, पावर खो दी और ब्रिटिशर्स के पास में चले गई सत्ता। उसका सम्मान भी, जो ऑनर था उनके बाद, जो रेस्पेक्ट थी, वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अब इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पॉलिसी यूज़ की, इसलिए ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट पेज भी देखो, अब यहाँ क्या दे रखा है, रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशंस इन मैनी कोर्ट्स। कोर्ट के बारे में बता रखा है, द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट्स। मतलब क्या होगा, कई दरबार जो थे, वहाँ पर जो निवासी थे, रेजिडेंट्स थे, उनको तैनात कर दिया। वहाँ पर क्या किया, तैनात कर दिया। कहाँ पर, दरबार में। अब एक ध्यान दो, विशेषकर यहाँ लॉर्ड डलहौजी हो गया, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति। और दूसरा उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, 1818 के आसपास सहायक संधि, सब्सिडरी पॉलिसी लेके आते हैं। बोलते हैं कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे और आपके यहाँ हमें क्या, एक रेजिडेंट रखना है, अपना एक प्रतिनिधि रखना है। तो धीरे धीरे वो प्रतिनिधि क्या करता था, उनके पास जाता और बाद में धीरे धीरे अपनी, उनकी जो राजा लोग थे, कोई पॉलिसी वगैरह बनाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स ऑफिसर को दे देता था। और फिर बोला कि आप लोग कि कुछ नहीं करना, आपकी क्या आर्मी हमें दे दीजिए और हम आपकी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट, सुरक्षा देंगे, आप लोग मस्त रहिए। ऐसे करके उनको अंदर से क्या कर दिया, वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। फिर बोला शासकों की स्वतंत्रता कम कर दी, उनको जो फ्रीडम थी डिसीजन लेने की, वो भी क्या कर दी उन्होंने, कम कर दी। कौन, ब्रिटिशर्स ने।
और फिर बोला कि उनकी जो सशस्त्र सेनाएं थी, उनके पास जो पावर थी, आर्म थी, वो भी क्या बोला, फोर्सेज को भी क्या बोला, डिसबैंड कर दिया। मैंने उसको बोला कि आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग मस्त रहो, हम लोग आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, आपको क्या टेंशन है। राजा बोले हाँ अच्छी बात है, क्योंकि मुझे टैक्स भी देना पड़ रहा है, पैसा भी देना पड़ रहा है, और उनको तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पैसा भी आ रहा है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ब्रिटिशर्स दे रहे हैं। लेकिन राजा लोग समझ नहीं पाए कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या करने वाला, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो राजा ने मद मस्ती में दे दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका क्या किया, प्रॉपर तरीके से अपने फेवर में यूज किया और ब्रिटिशर्स ने पावर अपने हाथ में ले ली। अब जब मौका मिला इनको दबाने का तो दबा दे गई। अब राजा ने बोला हम इसका विरोध करेंगे तो उनके पास आर्मी नहीं है, विदाउट आर्मी राजा किस काम का, कोई काम का नहीं। तो ये आपको ध्यान देना। उनके राजस्व और क्षेत्र को शरणों में धीरे धीरे क्या किया, रेवेन्यू था उनका जो एरिया था धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या किया, उनसे अपने हाथ में ले लिया। टैक्स वगैरह आता था, अपना आदमी वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स बहुत दिमाग से काम करते थे। हम इंडिया कितना बड़ा, देखो आप इतना बड़ा एरिया है, वर्ल्ड में 7 नंबर को एरिया वाइज का नंबर आता है अपने इंडिया का, बट उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को कितने वर्ष गुलाम बनाया, 190 ईयर तक, 190 वर्ष तक हम लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखा ब्रिटिशर्स ने, और लूटते गए हम लोग। हमारे अंदर एक ही कमी थी, यूनाइटी नहीं थी, एकता नहीं थी, अंदर के लोग ही हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को दूसरे को देते थे। और ब्रिटिशर्स दिमाग का यूज करते थे, हम लोग अपना भोलापन दिखाते थे। यही उन्होंने क्या किया, इन राजा लोगों को, नवाबों को, सुल्तान को, सबको धीरे धीरे अपने फेवर में ले लिया और बाद में उनको दबाने लग गए। अब यहाँ पर आ जाओ, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विथ ए कंपनी टू प्रोटेक्ट their interest. However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pledges. मतलब क्या किया, जो रूलर ले, कई रूलर जो फैमिली थे, शासक परिवार, अपने हितों की, अपने जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के साथ में क्या किया, बातचीत करने लगे, उनके साथ में क्या करने लगे, कोशिश करने लगे। जैसे मैंने बोला 1818 के आसपास जो सब्सिडरी पॉलिसीज ले गए थे, सहायक संधियाँ, कौन, ब्रिटिशर्स ले गए थे। अब उनको मजबूरी होगी, एक राजा ब्रिटिशर से मिल रहा है, फिर उसको लग रहा है ये राजा मेरे ऊपर क्या करेगा, हमला कर सकता है, तो मैं क्यों ना ब्रिटिशर्स ऑफिसर से मिलके उनसे साथ में सहायक संधि कर लूँ। ऐसे करके धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सभी राजा को बोला कि आप लोग मेरे साथ आइए आइए, ऐसे आते गए और ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती गई और राजा लोग धीरे धीरे एक लिमिटेड पावर के लिमिटेड एरिया में सिमट कर रह गए। तो ये ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के किया, लेकिन कंपनी ने अपनी श्रेष्ठता और सैन्य शक्तियों के प्रति आश्वस्त होकर इन दलितों को ठुकरा दिया। ब्रिटिश ने क्या बोला कि हमारे पास पावर है, हम आपका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने पहले हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ, उनके पास सैन्य पावर थी, आर्मी किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास नहीं, और आश्वस्त होकर इनकी दलितों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। प्लीज डाउन, ये प्लीज मतलब, प्लीज का मतलब होता है प्लीज मतलब दलील। इन 1801 फिर क्या देर का है, सब्सिडरी अलायंस, ये देखो यहाँ पे आ गया, सहायक संधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सहायक संधि। सहायक मतलब आपका सहायता के लिए बनाई गई संधि है, लेकिन एक्चुअल में किसकी सहायता हो रही है, ब्रिटिश दिमाग से खेल रही है और हम लोग दिमाग से नहीं खेल रहे हैं। यही प्रॉब्लम थी हमारे लिए। वाज इम्पोज्ड ए अवध ऑन अवध, अवध लास्ट था, अवध का जो रूलर था वो लास्ट में था सहायक संधि के ऊपर साइन करने वाला। कब, एंड इन 1856 it was taken over in the name of British rule was needed to ensure proper administration. अब ब्रिटिशर ने क्या दिया, सहायक संधियों में इनको लॉलीपॉप दिया, समझ रहे, लॉलीपॉप, पपेट, अपने कठपुतली के ऊपर नचाना। लॉलीपॉप क्या दिया, 1801 में क्या किया, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई कि आप लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करिए, मैक्सिमम पावर हमें दे दीजिए, हम लोग आपको बहुत सब कुछ सुरक्षा देंगे, आपको टेंशन नहीं, मस्त रहो आप लोग। ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। आज के समय में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आपको क्या बनाती, बेवकूफ़ बनाती। तो ये ध्यान देना है, इससे आपको समझने को मिलता है। हिस्ट्री हमें क्या करती है, सिखाती है कि फ्यूचर में हमें क्या करना हो, प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए, और फ्यूचर को भी हमें डिसीजन लेना होता है फ्यूचर में। तो 1857 ने इन नाम पर अपने अधीन कर लिया और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। उन्होंने बोला कि हम लोग आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, ऑफिसर लगाएंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो प्रॉपर चलेगा, आपको राजा जी बेनिफिट ज़्यादा होगा। राजा जी को बोला, राजा जी इधर राजा जी
क्या आपको मिल लगे फैसिलिटी अच्छी, राजा बोला अच्छा, ऐसे करके बेवकूफ़ बन गया। और ब्रिटिश ने धीरे धीरे बेवकूफ़ बना रही। अब राजा भी क्या करेगा, प्रॉब्लम है उसके सामने, क्या इन ब्रिटिश से कौन लड़े, क्यों इनके पास में क्या आर्टिलरी तोप वगैरह है, नए नए क्या गन वगैरह है, तो ये लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो उससे बेटर है क्या हम लोग इनके सहायक संधि कर ले और जितना समय तक हम रूल कर सकते हैं आराम से करते रहे। उनको जनता की टेंशन नहीं थी। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पूरे एरिया को धीरे धीरे पॉलिसी बना के ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को अपने ग्रिप में ले लिया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला 1856 में, क्या देखो सहायक संधि के बारे में कौन आएगा, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति थी, वो कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था 1850 के आसपास लेके आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति, किसी भी राजा को क्या करो, दत्तक पुत्र है तो उसका प्रॉपर कोई संभालने वाले संतान नहीं है, आगे रूलर नहीं बनेगा, ऐसा रूल्स बना के उन्होंने क्या किया, हड़पने की नीति अपनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्यों को हड़प लो, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वैसी अवध, वैसे नाना साहेब, ये इनके पास ये दत्तक पुत्र थे, उनको बोला कि आप लोग इसके लायक नहीं है। अब राज्य किसका हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का हो गया, ऐसा बोला गया उन्होंने। और वैसे क्या किया, लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल कौन था लास्ट, भाई बताओ। अब ये आपको कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटिश सत्ता का अंतिम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अंतिम कौन है, लॉर्ड, गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। बाद में ये लॉर्ड कैनिंग क्या बनता है, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय भी बनता है। तो इसलिए केवल गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग आता है, ये आपको याद रखना। लॉर्ड कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह, लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला कि आज के बाद बहादुर शाह जफर वुड बी ए लास्ट मुगल किंग, आज के बाद ये बहादुर शाह जफर जब तक जिंदा है तब तक तो ये आपका क्या है, मुगल सम्राट है। यदि इसकी डेथ हो गई उसके बाद में कोई मुगल सम्राट नहीं मानेंगे हम लोग, ये अंतिम है, लास्ट है। मर गया फिर मस्त रहो, आज के बाद हम जो उनकी संतान है किसी को मुगल सम्राट के रूप में परमिशन नहीं देंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसने बोल दिया, लॉर्ड कैनिंग ने। मतलब क्या, सब कुछ मन मर्जी करी। वैसे भी बेचारे ये मुगल एम्पायर के क्या काम का था, केवल दिल्ली के तख्त ताऊते जो उनका दरबार है वहीं तक ये लिमिटेड है, उसकी कोई पावर नहीं थी। इसकी हालत ऐसी थी इसकी घर में भी नहीं चलती थी। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरा माया जाल फंसाया और जाल के अंदर इनको फंसा दिया गया। तो 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया, क्या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगला सम्राट होगा, चलो आज के बाद लास्ट कोई नहीं आएगा, फिर हम लोग मन मर्जी करेंगे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, द पीसेंट्स एंड द सिपाही, किसान और सिपाही, इनका दोनों का क्या बनता है, अच्छा गठबंधन बनता है, अलायंस बनता है। ठीक है, अब ये अलायंस 1857 के लिए क्या होगा, तैयार होगा, 1857 की क्रांति को जन्म देने वाला है। समझ में आ रहा है, तो ये हमें जरूरी सीखना। इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होगा चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण एरिया, देहात बोलते हैं, ग्रामीण बोलते हैं, वो याद रखना। पीसेंट्स, पीसेंट का मतलब होता है किसान, एंड जमींदार, जमींदार जो उस समय थे लैंड होल्ड जमींदार, और एनॉयड विथ ए हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब ये क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट पढ़ाना है, चैप्टर नंबर 3 में रूल इन द कंट्री साइड में। या उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ा होगा या मोनरो सिस्टम पढ़ा होगा, ये सब सिस्टम ब्रिटिशर्स लेके आए। लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा सिस्टम बनाया रेवेन्यू में कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम हाई कर दिया, रेट बढ़ा दी, और सब लोग कन्फ्यूजन में होने लगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा है। और जो रेवेन्यू के लेने वाले जो लैंड होल्डर थे जमींदार, उनको भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसान तो मर रहा है बेचारा, बीच में पिट रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में किसान और जमींदार उच्च करों और राजस्व संग्रह के कठोर तरीकों से परेशान थे। ये लोग परेशान हो सकते कि ब्रिटिशर्स अपना खुद का क्या कर रहे हैं, फायदा। क्योंकि ब्रिटिशर्स कौन था, ब्रिटिशर्स ये रूलर नहीं, ब्रिटिश ये ट्रेडर, व्यापारी था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, व्यापार करने के लिए आई थी ना भाई। बाद में मौका दे के आपस में दोनों झगड़ रहे हैं, वो अच्छा भाई तुम दोनों झगड़ रहे हो तो मैं काय के लिए हूँ, मैं रूल करूँगा ना, मुझे ट्रेड करना आ रहा। आज के नेता लोग भी क्या करते हैं, मैक्सिमम ट्रेडिंग वगैरह से संबंधित भी लोग होते हैं, फिर वो अपना पावर अपने पास रखते हैं और अपने फेवर में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो हम लोग तो बीच में पीछते रहते हैं और पीछेंगे कंटिन्यू,
यदि हम लोग जागरूक नहीं बने, हिस्ट्री को अच्छे से समझ कर पढ़ कर आगे नहीं बढ़े, तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसलिए हिस्ट्री इज ए मिस्ट्री, बट हिस्ट्री को समझ लिया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये अच्छा बन जाएगा। अब इधर ध्यान दो, तो मैनी पेशेंट्स फेल्ड टू पे बैक दियर लोन, लोन का मतलब क्या, टैक्स, हम भी अभी भी लेते हैं बहुत सारा। फिर मनी लेंडर एंड ग्रेडली लॉस्ट द लैंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो कई साहूकार जो थे, ये पेशेंट्स किसान वगैरह, उन्होंने किससे लिया था, मनी लेंडर जो साहूकार मैंने पैसा देते थे उधार, किसको, किसान लोगों को, लेबर को, फार्मर को, सबको, उनके पास बहुत पैसा होता था, वो किसको देते, मैंने बैंक की तरह काम करते थे। ये लोग को दिए गए ऋण चुकाने में क्या हो गए, असफल हो गए, उनको लोन देने में ये अनसक्सेस हो, सक्सेस नहीं थे, उनके पास है ही नहीं पैसा ही। तो ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे एरिया में क्या कर दिया, चाय का बागान, नील की खेती, गन्ना वगैरह, ये सब अपने फेवर वाली जो क्रॉप होती थी उसको उपजाते थे। तो किसान बेचारा क्या करेगा, फंसता जाएगा उसमें, बाद में उसकी जो लैंड थी, ज़मीन थी, वो क्या हो गई, अनफर्टाइल हो गई, अनउपजाऊ हो गई। तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा ना भाई। और धीरे धीरे ज़मीनें खो भी बैठे थे और पीढ़ियों दर पीढ़ी खेती करते आ रहे थे, क्योंकि उसमें कंटिन्यू क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे। और बाद में उन्होंने क्या किया, ऋण देने से मना कर दिया। तो इन जो साहूकार वगैरह थे, ये जो मनी लैंड, उन्होंने क्या किया, ज़मीन हमें दे दो, गिरवी रखना पड़ता था। जैसे आज की तरह कोई व्यक्ति बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है, और लोन टाइम पे नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, वो दिवालिया बन जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। तो बैंक बोले कि चलो आपके पास कितना घर है, एक घर है, तो वो घर हमारे पास दे दीजिए। बैंक क्या करता है, उसका ज़मीन घर को कुर्क कर देता है, और धीरे धीरे करके वो वापस पे करेगा, तब तो उसको मुक्त हो जाएगा। अदरवाइज फिर देखेगा नहीं इससे भी बराबर नहीं आता। उसके बाद जो गहने होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, वो सब कुछ बैंक के पास चला जाता है। ये सब जो आपको लोन वगैरह देने का काम होता है ना, इन लोगों ने पहले क्या किया, ब्रिटिश ने लालच दिया, और अभी बहुत सारी बैंकें भी लालच देती है। यदि आपने अच्छे से प्रॉपर काम किया तो प्रॉब्लम नहीं है, और फंस गए फिर आप मस्त, कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही नहीं का हुआ, फिर आपके साथ एक ही ऑप्शन है, हथियार उठाओ और वॉर करो। अब द इंडियन सिपाही वॉर अनहैप्पी। अब इंडियन सिपाही कौन, भारतीय जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो क्या थे, अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं थे अबाउट दियर पे, उनके जो वेतन भत्ते मिलते थे, एलोवेंस मिलता था भत्ते, और फिर क्या देर का कंडीशन ऑफ सर्विस, जो उनकी सर्विस थी भारतीय सिपाहियों की, वो क्या थी, अच्छी नहीं थी, उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिली। मतलब बेचारे इनको 10 घंटे काम करो और पर भरपेट खाना भी बराबर नहीं देंगे, उनको टेम्पर एलोवेंस नहीं मिलेगा, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो इनका क्या फ़ायदा। और दूसरा ये भी देखो, ये जो फार्मर है ना, मैक्सिमम फार्मर से बिलोंग करते थे, कौन, हमारे इंडियन सिपाही। अब ये फार्मर परेशान होगा तो ये भी परेशान होगा, डबल काम हो रहा है, क्योंकि एक तो इसी फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है, कौन, अपना सिपाही। अब सिपाही को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये किसको दे, किसान को नहीं दे पाएगा, किसान को नहीं देगा तो क्या होगा, ऋण चुका नहीं पाएगा, ऋण चुका नहीं पाएगा क्या होगा, उसकी ज़मीन चली जाएगी। तो दोनों की वजह से नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है। इसलिए इसको टाइम पर पेमेंट मिलेगा तो ये इसको दे पाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या थे, को रिलेटेड थे, कौन, सिपाही एंड फार्मर। मैक्सिमम फार्मर के लोग क्या थे, इस सिपाही में भर्ती थे, सैनिक में भर्ती थे। तो दोनों एक दूसरे का काम हो रहे, किसान भी थे और ये भी काम कर रहे थे। तो इसलिए ये कंडीशन बन गई इन दोनों की नॉर्थ इंडिया में। अब फिर इधर ध्यान दो, ऑल्सो सम न्यू रूल्स वायलेंट द दियर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ सच एज क्रॉसिंग द सी रिजल्ट इन लूजिंग दियर रिलीजन एंड कास्ट। मतलब कुछ कुछ हमारे हिंदू धर्म में जो इंडियन ट्रेडिशन था, हमारे इंडियन रिलीजन में क्या था, कुछ रूल्स बनाए थे हम लोगों ने, क्या के साथ ही कुछ नए नियमों की में उनकी धार्मिक संवेदना। तो ब्रिटिश ने रूल्स बनाया कि हम लोग को, भारतीयों को क्या करेंगे, समुद्र पार भेजेंगे। हमारे लिए जो कास्ट और धर्म था वो क्या था, मना करता था कि हम लोग समुद्र पार नहीं जाएंगे, वहाँ से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ के लोग मानते थे उस समय, उनका एक ट्रेडिशन था। दूसरा ये लोग ये भी मानते थे कि हम लोग गाय, और ये जो मुस्लिम और हिंदू है दोनों, उनके लिए क्या है, ये खाना मना है। तो इसलिए क्या करेंगे बताओ, अब ब्रिटिश से बोलेंगे आपको हम ये काम करेंगे, तो हमारे लिए रूल्स बना दे कि आप लोगों को समुद्र पार जाना है, और हम बोले हम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो विश्वासों का उल्लंघन किया गया और समुद्र पार से उनका धर्म और जाति क्या हो रही, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश ने बोला नहीं, आप लोग सिपाही है, तो आपको ऑर्डर दे दिया, दिस इज लास्ट ऑर्डर, यू गो टू आर्मी, आपको आर्मी में जाना है, और वो कहीं पर भी आर्मी आपको वॉर के लिए भेज सकती है।
तो ये बोल रहे हमारा धर्म भ्रष्ट, और धर्म हो कोई भी हो आपको जाना है। ऐसे क्या हुआ 1824 में उनको भेजा गया, बर्मा भेजा गया, किसको, इंडियन सिपाही को, और वो समुद्र के रास्ते भेजा गया। इसलिए इन लोगों ने मना कर दिया। फिर वापस आए तो ब्रिटिश ने क्या बोला, उनके ऊपर पिटाई की, उनको रूल्स रेगुलेशन लगा के फंसाया और जेल में डाला। फिर तो इससे लोग और परेशान हो गए कि एक तो हमारा ही धर्म, हमारा ही देश, हमारी पैसा, और रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिश है, और हमें ही दबा रहा है। ये किसका न्याय, कोई न्याय नहीं। जिसकी पावर है वो मस्त रहेगा। ये हमें हिस्ट्री सिखाती भाई। फिर क्या होगा देखो, सिपाही ऑल्सो रिएक्ट टू वॉट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अब सिपाही ने क्या किया, जो देहात, कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण एरिया में क्या हुआ, सिपाही ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वो खुश नहीं है इस मैटर से, कि आप लोग एक तो हमारी जाति, एक और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, सेकंड आप टाइम पर हमें पेमेंट नहीं दे रहे, और आपका रेवेन्यू बढ़ा दिया आपने, टैक्स बढ़ा दिए। तो यहाँ के जो फार्मर है वो क्या है, दुखी है आपके जो रूल्स से, और वहाँ का जो लैंड होल्डर था वो भी दुखी था, और रूलर था वो भी दुखी था। उनको बोला कि आपका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, दत्तक पुत्र को या एडोप्टेड सन को हम लोग रूलर नहीं बनाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे रूल्स इन्होंने बना दिए। फिर क्या बोला, सो द एंगर ऑफ द पीसेंट्स क्विकली स्प्लिट अमॉन्ग द सिपाही। अब ये जो किसानों में जो गुस्सा था ना, ये किस में फैल गया, सिपाहियों में फैल गया। क्यों फैल गया, क्योंकि मैक्सिमम सिपाही किससे बिलोंग करते थे, ये किसान फार्मर से ही आते थे। फार्मर मतलब किसानों से ही क्या करते थे, बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली से आते थे सिपाही। और सिपाही परेशान थे तो ये भी परेशान, किसान परेशान हो, सिपाही परेशान हो, दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जैसे आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो क्या होगा, या आपके मम्मी पापा बाहर रह रहे हैं, उनको परेशान कोई गवर्नमेंट करेगी तो उनका फैमिली भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल, क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारे बहुत सारे क्या थे, रीजन थे 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था। इसमें एक और भी है, यहाँ इसमें लाइन में हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। तो सर्बी वाले कारतूस थे ना, जो पिस्टल वगैरह नहीं आई थी, उसमें उन्होंने गाय का और जो सुअर होता पिगी, उसका क्या क्या चर्बी डाली थी, जिससे हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों क्या हो गए, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था उनके, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने वो पिस्टल वगैरह यूज करना, गन यूज करना मना कर दिया। और उसमें आपने मूवी वगैरह थोड़ा देखी, वो देख लेना ज़रूर। मंगल पांडे नाम था व्यक्ति था, उसने क्या किया, मना कर दिया, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का व्यक्ति, कि हम लोग इसको चलाने से मना कर देंगे। तो ऐसे करके वहाँ से क्या होगा, एक विद्रोह की भावना इंडियन सिपाही थे, भारतीय सिपाहियों में क्या हो गई, पनपने लग गई थी। और इस वजह से बहुत सारे लोगों की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे रीजन बन गए, और जिससे 1857 का जो रिवोल्यूशन था वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए और बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़िए। ये कंपटीशन बहुत सारे एग्जाम आता है, विशेषकर जो आपका यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है, एनसीईआरटी, उन्हीं के ऊपर क्या रहता है, बेस रहता है। और 8th क्लास हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, इसलिए आपका जो अभी पढ़ा हुआ फ्यूचर में काम आने वाला है। समझ रहे, सीटेट एग्जामिनेशन में भी इसका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 6, 7, 8 में हिस्ट्री का पूरा सिलेबस इसी का पार्ट बनता है। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो भी आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रेजेंट करने वाला हूँ उसके सामने। तो इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आगे की कहानी। चलो ओके बाय, टेक केयर योर लाइफ।